Okay, so this is an image, and in this image you can see electrons are flowing. देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होने स्टार्ट होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन वायर में से जाएंगे ना, अब आपको पता है खाली स्पेस तो होगा नहीं, वायर के अंदर एटम्स तो होंगे ही। जब वो एटम इन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी या चार्ज का फ्लो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो करता है किसी वायर में से, तो फ्लो करते हुए इट विल स्ट्राइक विद और कोलाइड विद द एटम्स और न्यूक्लियस ऑफ द मैटर। ठीक है, तो एटम के साथ टकरान होने से, कोलिजन होने से इनकी एनर्जी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होने के कारण करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा एक बात तो ये ध्यान में रखनी कि करंट डिक्रीज होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराएंगे ना, तो पक्का ये हीट प्रोड्यूस करेंगे। आपको पता है जब भी दो चीजें टकराती हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस के कारण ये पूरी की पूरी वायर हीट अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस के कारण। दो बातें ध्यान रखें, कलीजन, कलीजन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस तरह के एक स्पेशल डिवाइस बनाए जाते हैं जिनके द्वारा हम अगर करंट को कम करना चाहें तो उस डिवाइस को लगा के वायर में करंट कम कर सकते हैं, और इस तरह के डिवाइस को कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर की हेल्प से करंट को कम कर सकते हैं। चलिए, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर मेटल की बजाय एलॉय की वायर बनाई हो, जैसे कि नाइक्रोम, नाइक्रोम में बेटा निकल क्रोमियम आयरन होता है, तो फिर क्या होगा? एलॉय के केस में यहाँ पे अलग अलग साइज के एटम होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। मान लो निकल के एटम बड़े हैं, क्रोमियम के थोड़े छोटे हैं, तो अलग अलग साइज के एटम होंगे, जिसके कारण यहाँ स्पेस पूरा भर जाएगा। स्पेस भरने के कारण अब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं निकल पाएंगे। जितना स्पेस यहाँ है ना, इससे भी कम हो जाएगा। स्पेस कम होने का सीधा सा मतलब है कि कलीजन बढ़ जाएंगे, और कलीजन बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बेटा यहाँ तक समझ आया? तो एलॉय के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम नाइक्रोम का यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। आगे चलते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बेटा इस रेजिस्टेंस के बारे में जिसने स्टडी किया था ना, उनका नाम था साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। तो उसके नाम से ही, ठीक है, उस साइंटिस्ट के नाम से ही यहाँ पे ओम इसकी यूनिट को रखा गया है। कहने का मतलब रेजिस्टेंस को मापने के लिए या मेजर करने के लिए हम ओम का यूज करते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम है तो 1 ओम, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो 2 ओम 3 ओम, इस तरह से बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस मेजर्ड इन 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम, इस तरह से मेजर करते हैं। अच्छा, यहाँ 1 ओम की डेफिनेशन है। 1 ओम की डेफिनेशन हम ओम्स लॉ के अनुसार देंगे, क्योंकि साइमन ओम ने एक अपना लॉ दिया है। उस लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR। बेटा क्या कोई बताएगा V क्या होता है यहाँ? वेरी गुड। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल का हो सकता है, या पावर सप्लाई में जो लिव वायर है और न्यूट्रल वायर है उनके पोटेंशियल का डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम के अनुसार, ओम लॉ के अनुसार, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मींस जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर इक्वल लिखें तो V इज इक्वल टू IR। आई के साथ एक R वैल्यू जो आई ना, ये आर वही है जो मैं कह रहा था ऑब्स्ट्रक्शन होती है वायर की, या कोलिजन के कारण करंट कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस और करंट को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, पर इसके लिए बेटा इस ओम्स लॉ के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशन को भी समझेंगे। ठीक है, पर पहले
चलिए मैं कंडीशन बता ही देता हूँ। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने से पहले ध्यान रखें कि वायर हीट अप ना हो जाए। ज़्यादा समय के लिए उसमें से करंट पास नहीं करना है। अगर ओम्स लॉ को चेक करना चाहते हैं कि वायर में ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो ये बात ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर शुड बी मिनिमम। और दूसरा, जो वायर के एंड्स हैं उसमें कहीं भी रस्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। कहीं पे रस्ट लगी होगी तो भी ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। तो हम अभी ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई करते हैं उसका सेटअप देखने वाले हैं। पर उससे पहले देखिए, रेजिस्टेंस में 1 ओम को कैसे डिफाइन किया। V इज इक्वल टू आई आर है, तो R क्या होगा, V अपॉन आई। और आप इनकी वैल्यू लिख के बता सकते हैं कि 1 ओम 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है जी। और रियोस्टेट के बारे में शायद आपको पता हो, जो रेजिस्टेंस वेरी होता रहता है उसको कहते हैं रियोस्टेट। तो वो रियोस्टेट यहाँ पे लगाया बेटा, ये देखिए। और ये हमारा ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सेटअप है। ये रियोस्टेट है, ठीक है जी। और ये की है, प्लग की। हम टाइम टू टाइम इसको ओपन या क्लोज करते रहेंगे। ये बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव से रियोस्टेट का एक किनारा जोड़ दिया है, और बैटरी के पॉजिटिव से ये वायर जो आ रही है ना, ये आगे जाएगी। आप इसको देखिएगा, ये तो यू कैन सी हियर बेटा, ये देखिए, वो जो पॉजिटिव वायर आई थी वो जोड़ी गई है एमीटर से। एमीटर का सीरीज कनेक्शन होता है। तो अब एमीटर का जो नेगेटिव है वो आगे जोड़ देंगे। ये देखिए, अब एमीटर के नेगेटिव से आने वाली जो वायर है वो आगे, ये देखो, ये वाइट सी वायर दिख रही है आपको, इसके साथ जोड़ी गई है। और ये वाइट वायर फिर आगे रियोस्टेट से, रियोस्टेट तो पहले से जुड़ा था आगे। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप है। पर इस सेटअप में एक बात ध्यान देने वाली है, वोल्ट मीटर। आप देखिए, वोल्ट मीटर जो है ना वो पैरेलल में जुड़ा है। ये ये जो वाइट सी वायर है ना, इस वाइट वायर के पैरेलल में वोल्ट मीटर जुड़ा है। ठीक है जी, और ऐसा ही होना चाहिए। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू वायर। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे वोल्ट मीटर एमीटर क्यों लगा रहे हैं। इसलिए कि ओम्स लॉ में वेरिएशंस को चेक करें कि मैंने अगर पोटेंशियल को चेंज किया तो करंट कितना आया। ठीक है, तो ये सब चेक करने के लिए ये मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने बीच में जोड़ा है। अब इसका मैं क्या करूँगा, जब मैं इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखता हूँ ना, तो क्या होता है, यहाँ पे करंट सबसे कम जाएगा। आपको पता है, रेजिस्टेंस सॉरी, रेजिस्टेंस मैक्सिमम हुआ तो क्या होगा, यहाँ करंट सबसे कम जाएगा। मान लेता हूँ 1 एम्पियर करंट जा रहा है। फिर मैंने ये जो स्लाइडर है ना, इसको थोड़ा इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर मैंने सर्किट में रेजिस्टेंस कम कर दिया तो क्या होगा, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर करंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसे ही और कम करूंगा तो करंट और कम हो जाएगा, सॉरी और बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कम करने पर करंट बढ़ता जाएगा। तो नोट किया मैंने कि यहाँ पे करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर इस तरह से आया। पर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल की वैल्यू है ना, वो भी नोट करनी। 1 एम्पियर पे जो पोटेंशियल आया वो 2 वोल्ट है, मान लिया मैंने। ठीक है, और अगर 2 कर दूं, यहाँ पे करंट को 2 करूं तो यहाँ 4 हो जाएगा, 3 करूं तो यहाँ 6 हो जाएगा। इस तरह से सुपोज कर लिया मैंने। आप वेरीफाई कर पाएंगे जब लैब में करोगे ना, तो इस तरह की वैल्यूज ही आती हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका एक ग्राफ बनाऊंगा दिस वे। ठीक है बेटा, सो आई विल मेक द ग्राफ। पर यहाँ से पहले रीडिंग ली मैंने, ये इस तरह से यहाँ से देख के रीडिंग नोट की। आप देख सकते हैं वोल्ट मीट, ये एमीटर है, और यहाँ से ये जो नीडल है ना, इस सुई को देखते हुए नोट करते हैं। चलिए, मैं आई विल टेक ए ग्राफ in this way. To plot a graph in this way, we will take x axis and y axis. तो बेटा x axis के along हमें क्या लेना है, करंट। ये करंट यहाँ पे रखना है, तो करंट के लिए मार्क करना 1 2 3। ऐसे ही y axis पे पोटेंशियल 2 4 6, इस तरह से। आफ्टर दैट वी विल टेक द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, 1 2 उसका, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 होगा। तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यहाँ मार्क करेंगे। और आप फिर 2 या 3 पॉइंट आएंगे ना, उन तीनों पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन आई तो आपकी जो वायर है वो ओहमिक है, मीन्स
वो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रही है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आए तो ओम्स लॉ को, आपका जो कंडक्टर है या वायर है, वो ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा। इतनी बात समझाइए आपको। ये बेटा ये सर्किट डायग्राम है जो अभी पीछे दिखाया था। बैटरी है, ठीक है, बैटरी से आगे रियोस्टेट, और इस तरह से वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सारे कनेक्टेड हैं। और ये आप पढ़ लेना, आपको पीडीएफ की फॉर्म में आएगा, आप इस सारे को समझ लें। अच्छा, ये वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में सेटअप कैसे था, क्या किया, उस सारे के बारे में है, आप इसको पढ़ेंगे। और अब चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। ठीक है जी, यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। यहाँ बेटा कंडक्टर का मतलब है वायर, कि एक वायर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अभय सुन पा रहे हैं मुझे? बेटा अनम्यूट करिए जरा, अनम्यूट। आप मुझे बताइए जरा, रेजिस्टेंस क्या होता है? थोड़ा सा हिंदी में बता दो, चाहे क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर अभय 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 है ना आप? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गुड गुड, थैंक यू। ठीक है, अभय जवाब दे रहा है, इसका मतलब यू आर गेटिंग समथिंग। चलिए, तो अ, बेटा म्यूट कर ले, अब आप अपने आप को म्यूट कर ले। तो बेटा रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो का मतलब है ये वाला रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस ना, देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, एरिया पे, और ये ना, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी जो होती है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो इसके बारे में बताएंगे आपको। बेटा रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स, है ना, मेनली थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा: लेंथ, एरिया एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बाकी जो लेंथ और एरिया है इनके बारे में डिस्कस बाद में करता हूँ, मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेता हूँ पहले। बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है। बस खास बात ये होती है कि अगर आप मटेरियल की लेंथ या वायर की लेंथ एक यूनिट लें और एरिया भी एक यूनिट लें, तो एक और एक तो आसानी से कट जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर ये जो रेजिस्टिविटी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं resistivity is obstruction to flow of current when there is the length of wire is 1 unit and area is also 1 unit। और उस रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए ये सब किया है। एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखा ये, और लेंथ को मीटर में लिखा। कटने के बाद आएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस को ओम में लिखा, तो कटने के बाद ओम मीटर आएगा। देखिए, हाँ, तो अगर 50 ओम की बात कर रहा हूँ मैं, और ये देखो लेंथ बढ़ा दी तो 85 ओम कह रहा हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और कारण ये है कि अगर छोटी वायर है तो उसमें तो ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कलीजन, टकराव, कलीजन कम होंगे। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, कलीजन और बढ़ते जाएंगे। अब ये देखिए, ये एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एरिया ऑफ वायर कम है, और दूसरा केस है एरिया ऑफ वायर ज्यादा है। इफ द एरिया ऑफ वायर इज वेरी लेस, ठीक है, जैसे यहाँ है, तो क्या होगा? आप अपने आप को एज्यूम करिए कि एक पतली सी तंग गली है, उस तंग गली में से निकलना कितना मुश्किल होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को इस छोटे एरिया में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस बड़ा हाई होगा, ठीक है। एरिया कम है तो रेजिस्टेंस हाई होगा। अगर ब्रॉड स्ट्रीट है, मींस चौड़े वाली गली है, तो उसमें से आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी तो सेम होती है मटेरियल की ना। अब अगर मटेरियल की डेंसिटी 100 है, तो यहाँ भी 100 एटम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ भी 100 एटम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं, पर स्पेस यहाँ बढ़ जाएगा, और इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएंगे। तो एरिया अगर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा।
यहां तक समझ आया? कुछ पूछना है? चलिए, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब अब क्या लूं मैं इसका मतलब? ये भी हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया। आपको समझ आ गया बेटा? चलिए, अगर बेटा कुछ पूछना हो, गुड, थैंक यू। चलिए, अब अगर कुछ पूछना हो तो वही बच्चा बताए, जिसको समझ आया वो ना बोले, जिसको नहीं समझ आया वो अनम्यूट करके बताए। चलिए, अब इसके बाद यहाँ बेटा ये मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिस्टिविटी की। कॉपर और टंगस्टन, इन दोनों में से कॉपर की रेजिस्टिविटी बेटा कम होती है और टंगस्टन की हाई। इस बात को समझने के लिए ये लिया हमने। देखो, ये सेल तो सेम है, सेम सेल है तो सेम पोटेंशियल होगा दोनों का। वायर का फर्क है, बल्ब सेम है, पर आप देख रहे हैं कि ग्लो इसमें ज़्यादा है और इसमें कम। इसका मतलब यहाँ करंट ज़्यादा मिला होगा, यहाँ कम। अब इसमें करंट ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होने के कारण करंट आसानी से पास कर गया। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण वो आसानी से पास नहीं कर पाया। तो आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है? टंगस्टन का। तो ये सम अप करके हमने लिखा है R इक्वल टू रो एल अपोन ए। अब बेटा, रेजिस्टिविटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो मैंने कहा ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी सबसे पहले। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इस मटेरियल के जो एटम्स हैं उनमें वाइब्रेशन बड़ी फास्ट होगी, ऐसे एकदम से फास्ट वाइब्रेट करेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पे होता ही ऐसा, हीट बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी इनकी। एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। उन वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और उनके टकराने से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी, मीन्स करंट कम हो जाएगा। ओके, या फिर ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। करंट कम हो जाएगा या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बेटा, ये रेजिस्टिविटी के बारे में है, इसको स्टडी कर लेना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। नॉर्मली सिल्वर जो है ना, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, बेस्ट कंडक्टर है वो। ठीक है जी, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद कॉपर का नाम आता है। कॉपर की रेजिस्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ, 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, इतनी रेजिस्टिविटी है कॉपर की। बाकी सब की इससे ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम, आयरन, सभी की रेजिस्टिविटी इससे ज़्यादा होती है। इसीलिए हम घरों में कॉपर वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है। पर कई बार एलॉय बनानी हो तो हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ निकल मिलाया तो कॉन्स्टेंटन, इस तरह की एलॉय बन गई, तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। और बताया था मैंने कि ऐसा क्यों होता है। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है कॉपर के एटम और निकल के एटम दोनों का साइज अलग अलग है, तो वो अलग अलग तरह से कलीजन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इसीलिए कलीजन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस हाई। बेटा ये देखिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है ना मैक्सिमम होता है। इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेंगे, पर ये कैसे होता है मैक्सिमम, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस होता है हमेशा। टोटल आर इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से ये होगा। और एक चीज और है, ये जो सर्किट है ना, इसकी हेल्प से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड इस तरह से होता है। ठीक है, पर सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब का ग्लो कम है, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल है ना, वो दो हिस्सों में बंट गया। इसका पोटेंशियल, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, तो एनर्जी तो दो हिस्सों में बंट गई। तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी कम निकलेगी, यहाँ से लाइट एनर्जी कम निकलेगी। पर यहाँ देखिए, यहाँ जो टोटल पोटेंशियल है वो दोनों के लिए एक जैसा है ना। पैरेलल में जोड़ने पर एक जैसा पोटेंशियल रहता है, ध्यान में रखना। ठीक है, इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड, बट इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अगर यहाँ तीन पोटेंशियल है तो इसमें भी तीन तीन पोटेंशियल होगा, तो एक जैसा ग्लो आएगा और डिवाइड नहीं होगी एनर्जी, है ना। कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? चलिए, तो यहाँ, हाँ जी बताइए।
हाँ जी, बेटा बिल्कुल सही। जैसे नाइक्रोम वगैरह का यूज करते हैं, जहां पे हमें हीट प्रोड्यूस करनी है ना, वहां पे एलॉय का यूज करेंगे, और जहां पे हीट प्रोड्यूस नहीं करनी, वहां कॉपर का यूज करेंगे। ठीक है जी। चलिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें मिनिमम रेजिस्टेंस आता है। अगर हम चाहते हैं कि सर्किट में कम से कम रेजिस्टेंस आए, तो इस तरह से जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दो। आपको पीछे भी दिखाया कि यहाँ पे देखो, एक तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए पैरेलल में जोड़ते हैं हम, है ना। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और पोटेंशियल ज्यादा मिलता है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर क्यों करते हैं। घरों में भी ऐसे ही होता है। जितने भी डिवाइसेज हैं, वो इस तरह से जुड़े होते हैं, चाहे वो बल्ब है, ट्यूब है, फैन है, पैरेलल में ही जोड़ते हैं। अब उसका रीजन क्या है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि हम पैरेलल में ही उनको जोड़ना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। एक बात तो ये है बेटा, अगर मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अगर मान लो मैं एक बल्ब को ऑफ करता हूं, दूसरा भी ऑफ होगा, क्योंकि करंट जाना बंद हो जाएगा। इसको बंद किया तो अगला भी बंद हो जाएगा। या फिर इफ वन ऑफ द बल्ब इज डैमेज्ड, अगर एक बल्ब डैमेज हो गया, देन द करंट फ्लो विल स्टॉप, क्योंकि यहां से डैमेज होने का मतलब, फ्यूज होने का मतलब पाथ टूट गया, तो अब करंट आगे नहीं जाएगा। तो ये बल्ब तो ठीक है, पर क्योंकि पीछे से करंट नहीं आया, तो ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, ग्लो कम है, एनर्जी डिवाइड होती है, मींस पोटेंशियल इज डिवाइडेड, जिससे इनकी वर्किंग पे इफेक्ट होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये भी एक नुकसान है ना जी। और रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर नहीं करेंगे। पैरेलल में ऐसा नहीं है, हर एक का अपना अपना स्विच होगा, हर एक को अपनी तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑफ किया तो इसमें तो करंट जाता रहेगा, है ना। या ये खराब हो गया तो ये वाला पाथ टूटेगा ना, ये दूसरे वाला पाथ तो चलता रहेगा। इसलिए प्रेफर करेंगे पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। और दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।